नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 11 बजे 11 खबर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत पहली और बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी जानकारी है कि यौन शोषण केस में ब्रजभूषण सिंह बरी हो गए हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। महिला पहलवानों की यौन शोषण का मामला उन पर चल रहा था, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। पहलवानों के साथ यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला था। और सीधे लोकसभा का रुख करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधा रुख करवाते हैं। सुश्री प्रिया गांगस, सुश्री अरुणोदति चौधरी। अरुणोदति चौधरी मेरे कोटा शहर की बेटी है। श्री सचिन सिवाच, श्री अंकुश पंगाल व पैरा एथलेटिक श्री सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीता है। श्री नीरज चोपड़ा, श्री प्रवीण चित्रवेल, सुश्री यामिनी मौर्य, सुश्री जदुमणि सिंह, सुश्री लवलीना बोर गोयन, श्री नरेंद्र बेरवाल, पैरा एथलेटिक श्री शुभम जुआल ने रजत पदक जीता है। श्री तेजस्वी शंकर, श्री यशवीर सिंह, श्री सेल्वा प्रभु, सुश्री उन्नति शर्मा एवं श्री गुलवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता है। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित किया जाएगा। कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या? तो लोकसभा कार्यवाही शुरू हो चुकी है और ओम बिरला जो थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने रजत पदक जीता है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहिए? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूं और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था
मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में हमारी ही जीत हुई। और 30 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। श्री आलमबदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। श्री आलमबदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलमबदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय आलमबदी के देहावसान पर दी गई कही गई बातों से अपने को सम्मत करता हूँ। आलमबदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे और मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं उस वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी। क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे? कहीं मेरे पास वो उमंग है, वो ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ। मैं उनको समझाया कि अपने बेटे को दे दो लड़ने। वो कहने नहीं, मैं ही लड़ूंगा। मैं उनको समझा के फिर आया। चलते समय नमस्कार हुआ, वही अंतिम भेंट हमारी थी। इसके बाद हमारी उनकी भेंट नहीं हुई। एक बार यहाँ वो असेंबली में भी उर्दू में शपथ लेने के लिए बहुत जिद कर लिए थे। यहाँ बहुत उनको समझाया गया कि हमारी इस विधानसभा की भाषा देवनागरी है और देवनागरी भाषा में
आप शपथ लीजिए। वो नहीं मानने को तैयार हुए। फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि आपका जो उर्दू शब्द है उसको हम देवनागरी में लिख दें, उसको आप मानिए, फिर भी नहीं माने थी। वो अपने स्वभाव के कट्टर थे, अपनी बातों पर अड़े रहते थे। वो 23 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ है। 16 मार्च 1936 को उनका जन्म हुआ। वो जन्म उनका बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ। वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किए थे। वो निर्वाचन क्षेत्र उनका निजामाबाद था, जिला आजमगढ़। वो 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा, तो एक तरह से मान लीजिए 22 तक, 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। वो आचार समिति के सदस्य थे। वो समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीबों की सहायता करना, कौमी एकता मंच के वो संस्थापक थे, संयोजक थे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक थे। सदस्य विभिन्न आंदोलनों में धारा 103 पे 53A NSA के अंतर गोरखपुर तथा लखनऊ कारागारों में बंदी रहे। देश के रोशन मुस्तकबिल की राह कौमी एकता के शीर्षक की पुस्तक लिखी, जो अभी तक प्रकाशाधीन नहीं है। मैं अपने तरफ से तथा अपने दल की तरफ से उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संबोधित करते हुए बड़े भारी मन से और दुख से वरिष्ठ समाजसेवी एवं जनसेवा के समर्पित रहे स्वर्गीय श्री आलम बदी जी के निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी अपना दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को जनपद आजमगढ़ के बिंदवल क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित किया। वह कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने संघर्षशील जीवन में उन्हें धारा 153 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गोरखपुर तथा लखनऊ के जेल में भी बंदी के रूप में रहना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण की भावना कभी कम नहीं। स्वर्गीय आलम बदी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वह निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1996, वर्ष 2002, 2012 व तीसरी बार 2017, चौथी बार 2022 में 5वीं बार हम लोगों के साथ इस विधानसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा की विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जीवन सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय एकता, असहाय गरीबों सहायता के लिए समर्पित रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में। चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां बांकीपुर में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 1145 वोट से प्रशांत किशोर फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। 3 सीटों पर जारी उपचुनाव की जो मतगणना है वो चल रही है और मतगणना के बीच ये जानकारी, प्रशांत किशोर जो हैं वो 1145 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सुबह से ही मतगणना चल रही है और इस काउंटिंग के बीच ये देखिए जगह जगह पर लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं, लड्डू बन रहे हैं ताकि इनको एक जब फाइनल रिजल्ट आएगा
तब उन्हें बांटा जाए। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। बांकीपुर में हालांकि शुरुआती मतगणना से ही लगातार प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। ये अपडेट है। बाई इलेक्शन, बाई पोल यानी उपचुनाव और बाई इलेक्शन का आज जो रिजल्ट है वो जारी होगा। हालांकि कुछ एक आध घंटे बाद ये क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कितने मतों के साथ जीता है। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे। बांकीपुर में शुरुआत से ही प्रशांत किशोर जो है वो आगे चल रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है प्रशांत किशोर जो आगे चल रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। तो बांकीपुर, मांझलपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है और इन सीटों पर मतदान हो चुका है। गुरुवार को हालांकि मतदान हुआ है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मांझलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा शासन से कोई शिकायत नहीं है अभी तक। क्या लगता था पार्टी को इस तरह गतिविधि रही होगी? देखिए क्या है, पूरी पार्टी यहाँ मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष तो 50-60 गांव में गए, घर घर गए, जनसंपर्क किया, बाजार में किया। प्रदेश के बहुत से पदाधिकारी यहाँ रहे, नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, प्रदेश सह प्रभारी गण सब यहाँ थे, सबने देखा। इसलिए स्थिति स्पष्ट थी। उन्होंने बताया होगा, ऊपर रिपोर्ट दी होगी तो तुरंत हो गई कार्रवाई। नहीं, उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे। उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट है, राजेंद्र भारती जी ने भितरघात की, इसलिए हुआ। तो ये इस वक्त की आपको खबर साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ नितिन नबीन की यानी बीजेपी के साथ दाव पर है, हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांकीपुर से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं 1145 वोटों के साथ, मतों के साथ। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम ना होने पाए। सुरक्षा चाक चौबंद और इसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतगणना जारी है। तो देखिए, 3 विधानसभा सीटों पर, अलग अलग राज्यों की 3 विधानसभा सीटें। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर, जिसमें प्रशांत किशोर फिलहाल जन स्वराज पार्टी के संस्थापक वो आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में चौथे राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। इस काउंटिंग में, इस मतगणना में प्रशांत किशोर फिलहाल आगे चल रहे हैं। कुछ समर्थक जो पहले से ही मिठाई बांटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरीके से शिवमय हो गई है। महाकालेश्वर मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुले और तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसके बाद भांग और चंदन से आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को भस्म अर्पित की गई। इधर आपको बताया, जहां ढोल नगाड़ों, शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच हुई इस आरती यानी भस्म आरती के दर्शन के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सावन भादों में सोमवार के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकालने की भी परंपरा है। इसी क्रम में आज बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे शाम को, और जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। हर बार भस्म आरती की उत्सुकता होती है, लेकिन सावन का सोमवार और सावन का पूरा महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा महीना माना जाता है। इसमें ये कहा जाता है और मान्यता ये है, अलग अलग प्रचलित जो कहानियाँ हैं उनके माध्यम से ये बताया जाता है कि इस पूरे सावन के महीने में आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, तो आपको आपके मन मुताबिक वो फल मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
और जब हम महाकालेश्वर की बात करते हैं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करते हैं, तो जब आप वहाँ पर ऐसे सामान्य दिनों में भी प्रवेश करते हैं तो आपको वो भक्तिमय पूरा वातावरण नजर आता है, शिवमय वातावरण नजर आता है। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास प्रथम सोमवार के दिन बाबा महाकाल के पंचामृत महाभिषेक किया गया। बाबा की भस्म आरती की गई है। भगवान को भस्म लगाई गई पुजारी के द्वारा। भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, महाआरती की गई है। श्रावण का महीना काफी पुण्य का महीना होता है। आज के दिन का इंतजार लाखों भक्त लोग पूरे महीने के लिए करते हैं कि आज बाबा सोमवार आएगा, बाबा को जल चढ़ाएंगे, बाबा के दर्शन कराएंगे। आज के दिन जो बाबा के दर्शन पूजन कर लेते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय माता। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताया जहां सावन की पहली सोमवारी पर गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन का इंतजार करते नजर आए। इधर श्रद्धालु गंगा जल, दूध और बेलपत्र तमाम चीजों को अर्पित कर अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ तक कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की भी तैनाती है। मान्यता ये है कि भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, बहुत पसंद है और सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से अर्पित एक लोटा जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर जाता है। यही वजह है कि दूर दराज से हजारों श्रद्धालु, हजारों शिव भक्त दूधेश्वर नाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, जिसकी प्राचीन धार्मिक मान्यता आज भी लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये तस्वीरें वही के आपको दिखा रहे हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का, और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, सुबह सवेरे से ही कतारों में लगे हुए हैं। सावन के पहले सोमवार में भक्तों का जन सैलाब गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में इस समय मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये तस्वीरें हैं, लोग यहाँ देर रात से ही लाइनों में, कतारों में खड़े होकर पूजा और अर्चना करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए भारी तादाद में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पुरुष की अलग लाइन है, महिलाओं की अलग लाइन है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के परिसर के अंदर 25,000 श्रद्धालुओं से ज्यादा यहाँ उन्होंने जल अभिषेक कर दिया है। फिलहाल यहाँ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देर शाम तक 1 लाख लोग जो हैं वो पहले सोमवार को जल चढ़ाने के लिए दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो वॉलंटियर हैं वो उनके सहयोग से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो संभाली जा रही है। ज्यादा भीड़ ना हो उसके लिए पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से ही बड़ी खबर है, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर नेशनल हाईवे 58 पर जाम की स्थिति देखने को मिली, जहां कावड़ यात्रा के चलते घंटों फंसे हजारों वाहन। गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सड़क पर लंबी वाहनों की जो कतार है वो नजर आई है। जाम से परेशान लोग दिख रहे हैं। राहगीर और यात्री डिवाइडर पार कर निकलने पर मजबूर हो रहे हैं। बाइक सवार ट्रैफिक संभालने में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन सब कुछ चरमरा गई है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। सावन के पहले सोमवार पर जहां गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर शिव भक्ति में डूबा हुआ नजर आया, तो वही कावड़ यात्रा भी जारी है और कावड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 58 पर भीषण जाम लग गया। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिससे हजारों वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे। लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कावड़ यात्रा को देखते हुए नेशनल हाईवे 58 पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, सोमवार में सावन का पहला सोमवार भी है, लेकिन दूसरी तरफ कावड़ यात्रा भी चल रही है और सोमवार है तो दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही बड़ी परेशानी है। ये देखिए, डिवाइडर पार कर एक दूसरे की मदद करते हुए बाइक सवार लोग नज़र आ रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, जो रोड क्रॉस करना चाहते हैं वो भी डिवाइडर को क्रॉस कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है
और यहाँ पर जो लंबी कतारें, कोई बड़े वाहन में अगर कोई सवारी सफ़र कर रही है या यात्री सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें तो उस जाम का सामना करना ही पड़ेगा। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, बाइक सवार एक दूसरे की बाइक चढ़ा रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है, किसी के जान पर बना सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए, जहाँ पर आप देखेंगे कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, कोई कतार नहीं है। जब हम एक रोड पर चलते हैं तो वहाँ पर बाकायदा लेन बनी होती है, गाड़ी एक साइड चलेंगी, बाइक से एक साइड चलेंगी, साइकिल से एक साइड चलेंगी, बड़े वाहन एक साइड चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब जाम की स्थिति होती है तो कुछ एक साइड नहीं, सब। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, व्यवस्था संभाली नहीं संभल रही है। गाजियाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं, जो सुबह 7-8 बजे अपने घरों से निकले होंगे, निश्चित तौर पर उन्होंने इस जाम का सामना किया होगा। यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पहलवानों के साथ यौन शोषण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। हालांकि इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हम तो पहले भी ये कह रहे थे कि इसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आज अदालत की ओर से जब ये फैसला आया तब भी उन्होंने यही कहा। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सोमवार सुबह यानी आज सुबह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह फैसले से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो कोर्ट कहेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जल्दी फोटो करो भाई, दूसरा सवाल मत पूछना, लेकिन दूसरा सवाल मत पूछना। यार हमारी जीत नहीं है ये। करा जा रहा था मेरे पिताजी को कि फांसी दे देनी चाहिए जंतर मंतर पे, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी निखार आता है संघर्ष से निखार आता है। सर, आप ये भी कह रहे हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने पहलवानों का समर्थन दिया, आपके ऊपर आरोप लग रहे थे, आपको फांसी देने की। अब वो जंतर मंतर का दृश्य आप पुनः देख लीजिए। विरोधियों को कुछ कहना चाहिए? नहीं, विरोधियों को क्या कहें, विरोधियों को कुछ नहीं कहना है। ऑनरेबल जज साहब ने कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया। इधर लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि लगातार विपक्ष दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा कर रहा था और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तो राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, हंगामा कर रहा है। आज फिर से सदन में शोर गूंजा है। तो राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि ओम बिरला ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया, उनका एक एक कर नाम लिया गया। यूपी विधानसभा का रुख करवा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। मान्यवर, आपके इस निर्देश का मैं पालन करता हूं, लेकिन परंपरा ये रही है जब सिटिंग मेंबर मरता है यहाँ का, तो उस दिन जिस दिन उनका शोक प्रकट किया जाता है या शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना की बात की जाती है, तो उस दिन दूसरे सदस्यों को नहीं लिया जाता। ये नई परंपरा है। मैं आपसे निरोध करूंगा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक स्मरण दिला रहे हैं कि परंपराएं टूटती जा रही हैं, इसको निर्वहन करने का आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, वो मैं आपको तारीख बता दूंगा। ऐसा पहले भी हमें बता दीजिएगा, हम मान लेंगे। हाँ, हमें बता दो। हाँ। श्री भोला पांडे जी बलिया से, जिला बलिया से 23/8/2024 को उनका निधन हो गया। श्री अफ्ताब लावनिया जी जो आगरा जिले के हैं 13/11/2025 को निधन हो गया। श्री सुब्बाराम गाजीपुर 29/11/2025 को उनका निधन हो गया। श्री जगन्नाथ चौधरी जी जौनपुर 6/11/2026 को उनका निधन हुआ। श्री राम प्यारे आजाद जी महाराजगंज 3/2/26 को उनका निधन हुआ। श्री गोपीनाथ वर्मा जी अम्बेडकर नगर 3/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री जसपाल सिंह बिजनौर 10/3/1926 को उनका निधन हुआ। श्री राधेश्याम भारती प्रयागराज 11/3/2026 को हुआ। संग्राम सिंह बाराबंकी 30/3/2026 को हुआ। हरिनारायण राजभर जी मऊ बलिया 12/4/2026 को हुआ। श्री डॉक्टर भगवत दयाल ललितपुर 19/4/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अरुण कुमार मुन्ना सिंह प्रयागराज जौनपुर 20/4/26 को निधन हुआ। श्री ओमोती देवी बिजनौर 8/8/2026 को उनका निधन हुआ। श्री मोहन सिंह जी सहारनपुर 14/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री अफसर यू अहमद जी संत कबीर नगर 22/5/2026 को उनका निधन हुआ। श्री तेजभान सिंह अमेठी 4/7/2026 को निधन हुआ। श्री रुद्र प्रताप सिंह देवरिया 7/7/26 को उनका निधन हुआ। श्री प्यारे लाल संखवार कानपुर देहात 8/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री ओंकार सिंह बदायूं 9/7/26 को देहांत हुआ। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज 22/7/2026 को उनका निधन हुआ। श्री हनुमंत सिंह बलरामपुर 27/7/26 को उनका निधन हुआ। इन 11 माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा की परंपरा को चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जहां संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सदन परिसर में ही चंदा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बड़ा सा बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह
के खिलाफ ये प्रदर्शन है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी सियासत के लहजे से इस मुद्दे को उठा रही है। 2027 में एक निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनाने के प्रयास विपक्ष अभी भी कर रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है, दोषी जेल में जा चुके हैं, आगे इस तरह का घटनाक्रम ना हो उसमें व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर हमें चर्चा की मांग, और वो अमित शाह की मौजूदगी को लेकर इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। के द्वारा भेजा हुआ प्रायोजित हमला था, लेकिन इस तरह के हमलों से विपक्ष घबराने वाला नहीं है। विपक्ष सच्चाई को लाके छोड़ेगा जब तक ये प्रभु श्री राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला साफ नहीं होगा। दोषी जितने भी हैं, जहां तक भी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग इस मुद्दे से हटने वाले नहीं है, भटकने वाले नहीं है। लेकिन कल पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर भी, अखिलेश जी पर भी आरोप लग रहा है, पप्पू यादव जी पर भी, बाकी सांसदों, देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी, लोगों ने अपमानित किया है संत समाज, किसी को अपमानित नहीं किया है, किसी को अपमानित नहीं किया है। ये बेवजह की भाजपा की स्क्रिप्ट आप लोग न चलाइए, और चलाने वाले मुझे ये बताएं कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत समारोह में हनुमान जी को नचाया गया लखनऊ में, क्या उन्होंने एक भी स्क्रिप्ट चलाई? हम लोगों का सीधा उद्देश्य है कि जो भगवान प्रभु श्री राम के चंदे के अपराधी हैं, पापी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो, चर्चा यहाँ पर हो, इस चर्चा को घुमाने की कोशिश न की जाए, और इस पर हम समाजवादी कायम हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं कराएंगे तब तक कायम रहेंगे। इसका मतलब वो बीजेपी के द्वारा भेजा हुआ प्रायोजित हमला था, लेकिन इस तरह के हमलों से विपक्ष घबराने वाला नहीं है। विपक्ष सच्चाई को लाके छोड़ेगा जब तक ये प्रभु श्री राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला साफ नहीं होगा। दोषी जितने भी हैं, जहां तक भी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग इस मुद्दे से हटने वाले नहीं है, भटकने वाले नहीं है। कल पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी, तो विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार अमित शाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ चंदा चोरी मामले को लेकर वो जोरों शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं और जवाबदेही की मांग सरकार से कर रहे हैं। बोलते हैं, और सनातन धर्म में जो गेरुआ वस्त्र, जो कि संस्कृति, सभ्यता, ईमानदारी का प्रतीक है, उसका जो है मजाक उठाते हैं। तो जब आप मारिएगा, न्यूटन का जो है तीसरा नियम हमेशा कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये साइंस कहता है। तो इसीलिए उस तरह की चीज़ों को झेलने को इनको तैयार रहना चाहिए। खिलाफ भी बोलते हैं, शिव के खिलाफ बोलते हैं, और भूमि को लेकर तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान किटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में, जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? पप्पू यादव पे हमला भी हो गया, जिस इट इज जस्ट ऑल करे। डिम्पल यादव को आप सुन रहे थे। डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से सांसद, और वो ये कह रही थी कि छोटी मछलियों को आपने पकड़वा दिया, बड़ी मछलियों को बचा लिया गया। मतलब आपने बड़े स्तर पर तो कार्रवाई नहीं की, टॉप पर बैठे हुए लोगों पर तो आपने कार्रवाई नहीं की, उनको लेकर सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। तो विपक्ष इसको लेकर लगातार मुद्दा बना रहा है। 2027 में निश्चित ही बिना किसी संदेह के ये मुद्दा बड़ा है। इस पर सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जस्टिफाई कर रही है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है। जितना बोलना होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, सभाओं में भी बोलते हैं,
और वो बार बार ये कह चुके हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि छोटे लोगों से मतलब नहीं है, जो धातुएं लोगों ने अपनी प्रेम निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित की, उनके मंदिर में अर्पित की, उन धातुओं का क्या हुआ। आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर शाम 4 बजे संसदीय समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, डिजिटल चुनौतियों पर भी मंथन संभव बताया जा रहा है इसी कार्य समिति की बैठक में। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मंथन होगा। निशिकांत दुबे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, उस पूरे प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। शाम 4 बजे संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। संसदीय समिति की बैठक में डिजिटल परफॉर्मेंस को लेकर, डिजिटल कंटेंट को लेकर, सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर निश्चित ये बैठक होने वाली है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जो नीट पेपर लीक पर प्रदर्शन का मामला, प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार से हलफनामे पर जवाब मांगा गया है। केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है, यानी एफिडेविट जारी करना। अभी थोड़ा सा समय सरकार की ओर से मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त निर्धारित की गई है। सरकार से हलफनामा मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट मांगा है और उस हलफनामे को दाखिल करने के लिए सरकार ने अदालत से कुछ समय मांगा है। नीट पेपर लीक पर प्रदर्शन का ये पूरा मामला, आपको बताएं कि प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 7 तारीख को होगी। केंद्र सरकार से हलफनामे पर जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने हालांकि हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 7 तारीख यानी 7 अगस्त को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई 7 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी वो ये कि बांकीपुर में 5वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर आप 2319 मतों के साथ बढ़त बना रहे हैं। जन सुराज कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, हर्ष का माहौल है। कई राउंड की मतगणना बाकी है, नतीजे का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब लगभग मान ही लिया जाए, क्योंकि बहुत कम संभावनाएं हैं कि अब कुछ बड़ा अंतर होगा। बांकीपुर में 5वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर आगे चल रहे, चौथे राउंड के बाद भी वही आगे चल रहे थे 1140 मतों के साथ, और अब 5वां राउंड हो चुका है गिनती का, और मतगणना के 5वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर 2319 वोटों के साथ, 2319 वोटों के साथ आगे बढ़त बना रहे हैं। निश्चित तौर पर अपने प्रतिद्वंदी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दतिया में भी चुनाव चल रहा है। हालांकि एक तरफ प्रशांत किशोर यहां पर अपना सियासी दांव आजमाते हुए, दूसरी तरफ दतिया की बात करें या गुजरात की सीट की बात करें जहां पर उपचुनाव चल रहा है, तो वहां पर भी चुनौती कड़ी है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हुए। लूट के गहने और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस टीम जुटी हुई है। एसओजी और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई दिखाई दी, जहां लूट के बाद महिला की हत्या की गई थी। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
इधर जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है और इसीलिए लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सवाल उनसे किए जाने चाहिए, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो वहीं राजौरी पुंछ इलाके में आई भीषण बाढ़ में मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जावेद राणा हैं, उनसे बातचीत करने के साथ एक के बाद एक आतंकी हमले के निगरानी में हुए हैं, चाहे वो लगातार हो कुलगाम में, जिस तरह अब ये बच्चे से पूछिए ना, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मजम्मत करते हैं, हम दुख का इजहार करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार जो है सोग में है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर में हमारे जो मेहमान आते हैं उनको हम बेमौत मरते देखें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें इंटरवेन करना चाहिए, जम्मू कश्मीर की अजमत को बहाल करना चाहिए। यहाँ की जो बड़ी मैंडेट लेके जो तंजीम पार्टी बरसर इक़्तिदार है उसको पूरी तरीके से यहाँ एम्पावर करना चाहिए ताकि ये हालात ठीक कर सकें। से जो है कि पंजाल इलाके में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, पूरा इस्तेमाल किया, कई इलाकों का आपने दौरा किया है, चारों इलाके में भी आज किस तरह की मदद जो है इसके लिए सरकार जो है वो पूरा असेसमेंट कर रही है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए पैसा रिलीज कर दिया गया है। जो लोग अदल हो गए फ्लड्स में उनके लिए दे दी गई है और सरकार पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम साहब को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पंजाब में 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो टूर लगा के आए हैं। मैं खुद वहाँ डिटेल टूरिंग वहाँ से की है और अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट सबमिट की। सर, जो लोग अभी तक जोड़ी में ना पता है उनके साथ किस तरह का अब हम उनके लिए दुआ करेंगे क्योंकि पूरी जो हमारी टीम है वो सरकार की तरफ से मशीनरी जो काम कर रही है, जिला सतह पे ब्लॉक लेवल के सब लोग काम कर रहे हैं। SDRF की जो टीम है वो काम कर रही है, सिविल सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जब फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमलों पर बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि टेररिज्म खत्म हुआ तो फिर हमले कौन कर रहा है, ये उन्होंने बड़ा सवाल सरकार से पूछा है। कांस्टेबल और प्रवासी मजदूरों की हत्या पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान जारी किया है और ये कहा है कि अगर टेररिज्म खत्म हो चुका है, आतंकवाद खत्म हो चुका है ना, सरकार कहती है, गृह मंत्रालय कहता है, अमित शाह कहते हैं कि टेररिज्म पर लगाम लगी है, टेररिज्म खत्म हो चुका है। राजनाथ सिंह भी कहते हैं अलग अलग मंचों से, सरकार कहती है। तो फिर अगर टेररिज्म खत्म हो चुका है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो फिर ये हमले कैसे हुए, ये आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? ये फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से सीधा सवाल पूछा है। कांस्टेबल और प्रवासी मजदूरों की हत्या, प्रवासी मजदूर जो 2 छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, अभी हाल ही में उनकी नाम पूछकर उनको मौत के घाट उतारा गया, उनकी हत्या की गई। देखिए, पुलिस के अफसर को भी अभी उन्होंने शहीद किया, ये जो मजदूरों को भी इन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहूंगा कि भाई पहले बताओ ये मारने वाले कौन है। आप तो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तो अगर आतंकवाद खत्म हो गया तो ये मारने वाला कौन है? इसको जरा साबित लाइए ना, सामने लाइए, हम भी देखें, दुनिया देखे। नहीं तो यार लोग मारे जाते हैं, कुछ नहीं कहा जाता, टेररिस्ट ने मार दिया। अरे आया कहाँ से? बॉर्डर तो। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।